आप सब जानते हैं कि भारत देश में 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल शहर में, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे। 20,000 लोग तो एक रात में मरे थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे 1984 से 1994 के बीच में, और 5 लाख लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए थे, यानी जिनका जीवन हमेशा के लिए खत्म हुआ। इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले 500 साल में दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमारे देश में हुई। थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी जब उनके 2 टावर टूट गए थे, ट्रेड सेंटर, उसमें भी मात्र 3,000 लोग मरे थे। और वो 3,000 लोगों के मरने का दुष्परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया पर, वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा। अमेरिका ने सारी दुनिया को सिर पे उठा लिया और 2 देशों को जितना कर सकता था उतना बर्बाद किया उसने। इसी अमेरिका देश की एक कंपनी ने 1984 3 दिसंबर को भारत देश के 20,000 लोगों को मारा था। इसी अमेरिका की एक कंपनी। अमेरिकन नागरिक मर जाए तो इराक और अफगानिस्तान पे हमला किया जा सकता है, भारत के 20,000 नागरिक अमेरिका की कंपनी ने मार डाले। दुनिया में कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसका न्याय क्या होना चाहिए। जो कंपनी इस काम में इन्वॉल्व थी भोपाल गैस कांड में, यूनियन कार्बाइड, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉरेन एंडरसन, उसके खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल की अदालत ने वारंट डिक्लेयर किया, नॉन अवेलेबल वारंट डिक्लेयर किया, लेकिन ये वारंट डिक्लेयर हुआ 1986 में और अभी 2004 तक उसका पालन नहीं किया गया। वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया गया। इससे भी ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया एक झूठे बयान के आधार पर, लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ भोपाल गैस कांड, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ना पुलिस ने कोई कार्यवाही की, ना भारत सरकार ने। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रही है और वो निगोशिएशन पता नहीं अगले 50 साल तक चल सकते हैं कि वॉरेन एंडरसन को भारत में भेज दिया जाए, और अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसे भारत में नहीं भेज सकते। मैंने इस पर जानने की कोशिश की कि अमेरिकन गवर्नमेंट को वॉरेन एंडरसन से क्या लेना देना। वॉरेन एंडरसन अमेरिका की एक कंपनी का मालिक कहिए, उससे अमेरिका की सरकार को इतना प्रेम क्यों है जो वो भारत सरकार की बात को बराबर मना कर रही है। बाद में पता चला कि वॉरेन एंडरसन अमेरिका में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दुर्भाग्य और सौभाग्य जो भी मानिए अमेरिका के लोगों का, वहां जब चुनाव होता है राष्ट्रपति पद का, उसमें 2 राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स, इन दोनों ही कंपनियों, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनमें वॉरेन एंडरसन एक है। अमेरिका की कोई सरकार की हिम्मत नहीं है, वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की, जो भारत में वॉरेन एंडरसन को सौंप सके और भारत की अदालत उस पर कोई न्याय दे सके। भारत देश के बड़े बड़े सॉलिसिटर्स के साथ इस विषय पर मैंने बात किया है। इवन सोली सोराब जी जैसे लोगों से, दीपांकर भट्टाचार्य, अरुण जेटली, जो अनेक समय पर भारत में बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, इन सब से इस विषय पर मैंने बात किया है। तो वो एक ही बात कह के बात को खत्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ये एक्शन लेने की, इसलिए कुछ होता नहीं। अन्यथा दुनिया के किसी दूसरे देश में ये हत्याकांड हो गया होता या दुर्घटना हो गई होती तो अब तक उसका चित्र कोई और ही होता। अगर यूनियन कार्बाइड ने ये दुर्घटना फ्रांस में किया होता या जर्मनी में किया होता या डेनमार्क में कर दिया होता या नीदरलैंड में कर दिया होता या ब्रिटेन में कर दिया होता या कोई और देश में कर दिया होता तो उसका चित्र कुछ और ही होता। क्योंकि ये दुर्घटना भारत में हुई और भारत की राजनीतिक पार्टियां आप जानते हैं कि कितनी गिरी हुई हैं, कितनी नतमस्तक हैं। अमेरिका के सामने सब जो है हाथ बांधे खड़े रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, और इस तरह से बातें करते हैं जैसे अमेरिका का एक्सटेंशन दिल्ली में खुल गया हो। अब तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें तो अमेरिका की नीतियों पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे कर्ज लेते हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने अब कहना शुरू कर दिया है।
तो अब हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है, और ये बात मुझे बहुत चोट करती रही, बहुत चुभन करती रही कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भारत देश की ऐसी स्थिति को या तो बैठे बैठे बर्दाश्त करता रहूं, देखता रहूं, या इसको बदलने के लिए कुछ प्रयास करूं। बहुत लोग भारत में हैं, मेरे जैसे हैं, लेकिन वो बहुत सिनिसिज्म में फंस गए हैं। वो मानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो है वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जो ये मानते हैं कि नहीं, कुछ करना चाहिए, उसका परिणाम जो मिले मिले, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास करता हूँ। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म के लिए प्रयास करो, परिणाम जो निकले उसकी परवाह तुम मत करो। और यही बात को ध्यान में रखकर 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में, उस समय मैं एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था भारत सरकार के, उस जीवन में तय कर लिया था कि मुझे अब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में 6 वर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिली, और वो सफलता इस रूप में मिली कि हमने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ भारत के 10,000 से ज़्यादा गाँवों में बॉयकॉट कैंपेन किया था, बहिष्कार अभियान। और वो सब के सब 10,000 गाँव आज भी ऐसे हैं जो यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करते। उन 10,000 गाँवों में किसान पहले यूनियन कार्बाइड का बनाया हुआ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, किसानों ने वो पेस्टिसाइड बंद किए, और वहाँ के लोग यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई एवर रेडी बैटरी इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने बंद किया। बाद में हम लोगों ने मुंबई के शेयर मार्केट में एक कैंपेन किया था, और मुंबई के शेयर ब्रोकर्स ने हमें बहुत मदद किया। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे हुए थे वो बेचना शुरू किया, और नए शेयर्स खरीदना बंद किया। उससे यूनियन कार्बाइड कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। और ये सब अभियान चलाते चलाते बहुत सारे धर्म गुरुओं का भी हमें आशीर्वाद मिला, मदद मिली। परिणाम ये हुआ कि एक दिन यूनियन कार्बाइड ने भारत को छोड़ दिया। सरकार ने भारत यूनियन कार्बाइड से नहीं छुड़वाया, लेकिन इस अभियान से जरूर एक आशा पैदा हुई, और जब यूनियन कार्बाइड भारत छोड़ के चला गया। और आप जानते हैं कि बाद में वो यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका से भी चला गया। माने अब यूनियन कार्बाइड कंपनी का अमेरिका में भी कोई अस्तित्व नहीं है, और अब उस कंपनी की सारी संपत्ति अमेरिका की कुछ दूसरी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई है, और भारत में भी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। ये सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हुआ था। उनका समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था, अध्ययन करना शुरू किया था। और वो अध्ययन करना ये शुरू किया कि आखिरकार ये यूनियन कार्बाइड कंपनी आई कैसे भारत में। तो पता चला कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ भारत सरकार और कंपनी के बीच में। तो उस MOU में क्या लिखा गया, वो सब दस्तावेज जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि MOU में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कभी किया नहीं, और जो MOU में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया। तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंत्री के सामने कहा था कि जो MOU आपने लिखा, साइन किया है कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया, और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी भारत सरकार में दुर्भाग्य से मिनिस्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत मजाकिया हंसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो MOU साइन करते समय कुछ कहती हैं और उसके ठीक उल्टा करती हैं, लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती। उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेन देन होता है, और ये पैसे का लेन देन कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो पता चला कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाले केस में 480 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, सिर्फ एक कंपनी के केस में। फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कंपनी में 480 करोड़ का लेन देन हुआ तो ऐसी भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कितना हुआ होगा। ऐसे ऐसे विषय में मैं आगे उतरता गया।